फाइनली दोस्तों, आज का जो एक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जैसा कि भारत के इतिहास में भारत की तकदीर बदलने वाला एक्ट हम इसको बोलते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स का रूल हमारे इंडिया पे 200 ईयर्स तक रहा और 200 साल की जो वो जद्दोजहद, वो खून पसीना, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो भी कॉमन जो लोग थे उस टाइम के, जिन्होंने अपने कतरे से, अपने खून के कतरे से आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उन्होंने एक नए भारत की किस्मत अपने खून से लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पे हम आज़ाद हो गए हैं। इंडिया जो है वो अब अपना फ्यूचर, अपना जो किस्मत है वो खुद लिखने वाला है। 200 साल की गुलामी से हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यहाँ पे आता है 1947 का। ठीक है, क्या होता है एक्ट, कैसे आता है? फरवरी 20 की बात है 1947 की। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे, जिनका नाम था एटली, ठीक है, एटली ने डिक्लेयर कर दिया था कि ब्रिटिश का जो रूल है इंडिया में वो जून 30 1948 तक बिल्कुल एंड हो जाएगा। कंग्रेचुलेशंस, सबको मुबारक हो। ठीक है, आफ्टर विच द पावर वुड बी ट्रांसफर्ड टू रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स। ठीक है, ब्रिटिश बिल्कुल जा रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल सोच लिया कि अब हमें इंडिया में नहीं रहना और इंडिया की जो पावर थी, जो इसकी जो मुस्तकबिल को अच्छे से, इसके जो फ्यूचर को अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, अच्छे से सोच सकते हैं, उनके हाथ में अब इसको हम इंडिया को दे दें, उनके हाथ में हम इंडिया की पावर दे दें। इससे क्या होता है कि मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग जो एक पार्टी थी जो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, जितने भी मुस्लिम्स थे उस टाइम पे इंडिया के, उनको रिप्रेजेंट वो कर रही थी, जो इच्छुक थे अपना एक नया स्टेट बनाने के लिए, अपना एक नया इंडिया की तरह एक अपना एक खुद का वतन बनाने के लिए, राइट। तो वो क्या डिमांड कर रहे थे कि कंट्री का बंटवारा होना चाहिए, पार्टीशन। अब जितनी खुशी भारत को उस टाइम पे आजाद होने की थी, उससे भी ज्यादा जो दुख था लोगों को, वो ये था कि लोगों को, जो बहुत सारे मुस्लिम्स भी थे और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो लीडर्स थे उस टाइम पे, उनको ये भी दुख था कि अब भारत का जो हमने, भारत को जो एक नक्शा हमने सोचा है, उसको जो हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना रहे थे, तो एक इमेजिनेशन थी कि हाँ, भारत की जो मैप है वो इस तरह का होने वाला है। और अब क्योंकि मुस्लिम लीग ने एक डिमांड रख दी है कि भारत का बंटवारा होगा, राइट, भारत का बंटवारा होगा, भारत में से पाकिस्तान अब निकलेगा। जो यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं, कुछ मुस्लिम्स, नॉट ऑल द मुस्लिम्स, यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए एक नया कंट्री बनेगा, ये जिन्ना की डिमांड थी। जून 3 को 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम्ड है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से, जो बनाया गया था इंडिया का 1946 को, हम जानते कि बन के तैयार हो चुका था, वो उस पार्ट पे अप्लाई नहीं हो सकता जो कि विच वर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। अब बहुत सारे जो इंडिया में उस टाइम पे स्टेट्स थे, वो इंडिया के साथ हाथ वो नहीं जोड़ना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थे, राजा रजवाड़ों का रूल था। ठीक है, फिर एक पाकिस्तान भी हमारा आता है, एक होता है हमारा वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान, जिसको जो बांग्लादेश है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, सेम डे की जब बात होती है जून 3 1947 की, तो इसमें क्या होता है, लॉर्ड माउंट बैटन जो थे वो उस वक्त पे वाइसरॉय थे इंडिया के, उन्होंने ये पार्टीशन के प्लान को आगे रखा, जिसको माउंट बैटन प्लान भी बोलते हैं। ये जो प्लान था वो पूरा एक्सेप्ट हो गया था, किससे? कांग्रेस से और मुस्लिम लीग से। क्या करें, मजबूरी थी कांग्रेस को भी एक्सेप्ट करने की, बिकॉज अगर इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करते
तो बहुत सारे दंगे भड़कते, जो कि ऑलरेडी इतने दंगे भड़क रहे थे हिंदुस्तान में, और ज्यादा दंगे होते तो नुकसान किसका होता, हम इंडियंस का ही होता, राइट। तो मजबूरी में आके भाई कि हमें तो एक्सेप्ट करना ही है, अब क्या करें। ये जो देश में जो उस टाइम पे आग लगी थी, नफरत की जो आग लगी थी, उसको तो बुझाना था। Immediate effect was given to the plan by enacting the Indian Independence Act 1947। ठीक है, फीचर्स अब हम देख लेते हैं, फीचर्स क्या थे। एक्ट तो बन गया है, अब हमें ये भी तो जानना है कि ये जो एक्ट बना था इसके फीचर्स क्या थे। ब्रिटिश का जो रूल था इंडिया में, वो अब यहाँ पे खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है, एंड declared India as independent and sovereign state from 15th August 1947। मतलब इसने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, यहाँ पे किसी भी कंट्री का रूल अब नहीं चल सकता, एक इंडिया एक सॉवरन स्टेट है। 15th अगस्त 1947 से इंडिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाती है एंड सॉवरन स्टेट हो जाती है। It provided for the partition of India and creation of two independent dominions of India and Pakistan। इसने कहा, इसी एक्ट में ये भी लिखा हुआ था कि दो डोमिनियन बनेंगे, इंडिया बनेगा और पाकिस्तान बनेगा, राइट, with the right to secede from the British Commonwealth, राइट। तो उनको जो है अलग अलग राइट है अपनी, with the right to secede, sorry for the wrong pronunciation, with the right for secede, right। okay, now next is that कि इसने abolish कर दिया, इसने क्या abolish कर दिया, इसने अब यहाँ पे abolish कर दिया okay, It abolished the office of viceroy and provided for each dominion। इसने जो ऑफिस था वाइसरॉय का, क्योंकि वाइसरॉय का कुछ काम ही नहीं रहता, वाइसरॉय कहाँ के थे, ब्रिटिश, एक ब्रिटिश के नागरिक थे, ब्रिटेन के नागरिक थे सॉरी, तो उनका कुछ मतलब नहीं रहता अब यहाँ पे अपना ऑफिस अपॉइंटमेंट करने का, उनके ऑफिस का, तो वो एबॉलिश कर दिया। एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन एक गवर्नर जनरल, और हर एक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल जो है वो प्रोवाइड किया गया, वॉज टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट। अब यहाँ पे वॉइसरॉय के जगह एक गवर्नर जनरल आएंगे, जो कहाँ से अपॉइंट होंगे, ब्रिटिश किंग उसको अपॉइंट करेगा, किसकी एडवाइस से, डोमिनियन कैबिनेट की। डोमिनियन क्या, यही आपका जो इंडिया की जो कैबिनेट है उसकी एडवाइस से, जो टू डोमिनियन थे, एक इंडिया एक पाकिस्तान, तो उनकी एडवाइस से ही उसको अपॉइंट करेंगे ब्रिटिश किंग, राइट। His Majesty government in Britain was to have no responsibility with respect to the government of India और पाकिस्तान। अब उनकी ये जो ब्रिटिश उसकी जो गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में, was to have no responsibility with respect to the government of India और पाकिस्तान। उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं बनती किसकी गवर्नमेंट के साथ, या तो इंडिया की और पाकिस्तान की, क्योंकि अब दोनों ही कंट्री इंडिपेंडेंट है, राइट। इट एम्पावर्ड, इसने क्या कर दिया, एम्पावर्ड भी कर दिया, मजबूत कर दिया, सशक्तिकरण कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज का, दो डोमिनियंस को, टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रेस्पेक्टिव नेशंस एंड टू रिपील एनी एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। तो क्या हुआ कि अब इतना एम्पावर कर दिया कि इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज होगी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपनी होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपनी होगी, तो ये दोनों जो कंट्री है वो अपने अपने हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकती है, ठीक है, फ्रेम कर सकती है, या फिर एडॉप्ट कर सकती है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव नेशंस, ठीक है, एंड टू रिपील एनी एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट अगर आया है उसको वो रिपील कर सकती हैं, इंडिपेंडेंस एक्ट भी रिपील कर सकती हैं, राइट। थर्ड फिफ्थ पॉइंट इज दैट इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ बोथ द डोमिनियंस। जो दो डोमिनियंस थी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को इसने एम्पावर कर दिया, इसके लिए लेजिस्लेट करने के लिए फॉर देयर रेस्पेक्टिव टेरिटोरीज,
till the new constitution were drafted and enforced. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज इतनी एम्पावर हो गई थी दोनों डोमिनियन की कि वो अपनी टेरिटरीज के लिए मतलब अपनी जो टेरिटरीज थी उनके लिए लॉस को बना सकती है जब तक कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ना बने, एनफोर्समेंट ना हो एक नए कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो तो रेडी था, बट हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो उस वक्त इंडिया का बना था वो पाकिस्तान को भी ये सोच के बना था कि इंडिया पूरा कंप्लीट, हमने कभी इमेजिन ही नहीं किया था, हमारे जो फोर फादर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था कि इंडिया में से ये जो आपका वेस्ट वाला जो साइड है पाकिस्तान जिसको बोलते हैं आज, वो अलग हो जाएगा। तो सबको लेके कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन अब वो जो रीजन था वो इंडिया का पार्टी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस करने की उस टाइम पे जरूरत थी। नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर अगस्त 15 1947। 15 अगस्त को एकदम कंप्लीटली देश आजाद हो जाता है, कोई भी एक्ट पास नहीं होता 15 अगस्त 1947 के बाद was to extend to either of the new dominions unless it was extended thereto by a law of the legislature of the dominion. इसने abolish कर दिया ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड ट्रांसफर्ड हिज फंक्शन टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, नो नीड टू एक्सप्लेन इट इन ब्रीफ डिटेल। एंड seventh point is that it proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian princely states and treaty relations with tribal areas from August 15, 1947. 8 is that it granted freedom to the independent Indian princely states either to join the Dominion of India or Dominion of Pakistan or to retain independence. जो उस वक्त जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स थे कि उस टाइम पे वो जो प्रिंसली स्टेट थे उन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल नहीं था, राजा रजवाड़ाओं को वहां पे रूल होता था। इसने उनको इतनी फ्रीडम कर दी कि आपके पास से चॉइस है, या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो या फिर आप इंडिपेंडेंट रूलर भी बन सकते हैं। इंडिया को ज्वाइन कर लो, पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या फिर आप इंडिपेंडेंट स्टेट रहो। ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियंस एंड द प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर फ्रेम्ड। तो it provided for the governance of each of the dominions and the provinces by the government of India act। ठीक है, the dominions were however authorized to make modification in the act। तो वो जो एक्ट था 1935 का जो एक्ट था उसमें वो या कोई भी एक्ट है उसमें मॉडिफिकेशंस वो कर सकते थे, लेकिन अभी तक जैसे कि आप जानते हैं कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने नहीं लिखा पाकिस्तान ने, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो था, उसमें हमें भी मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, चेंजेस की जरूरत थी। इसने डिप्राइव कर दिया ब्रिटिश मोनार्क को अपनी राइट से टू वेटो बिल्स और आस्क फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स फॉर हिज अप्रूवल। अब जो ब्रिटिश जो मोनार्क था उसको डिप्राइव कर दिया, वेटो पावर होती है ना जिसपे कि जब तक मोनार्क अपनी वेट पावर ना दे तब तक वो जो बिल है, कोई भी बिल जब पास होता है तो उस वक्त पावर थी कि मोनार्क को अपना जो भी उनको ओपिनियन था वो देना जरूरी था, लेकिन अगर वो अपनी उनकी जो वेटो पावर थी तो उसने डिप्राइव कर दिया ब्रिटिश मोनार्क को ऑफ हिज राइट टू वेटो बिल्स और आस्क फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स फॉर हिज अप्रूवल, कि उसका अप्रूवल बहुत जरूरी था मोनार्क का अगर कोई बिल पास होना है लॉज बनने के लिए। बट दिस राइट वाज रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल। लेकिन ये राइट मोनार्क से लेके किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल वुड हैव फुल पावर टू असेंट टू एनी बिल इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पे मोनार्क पावरफुल ना होके गवर्नर जनरल को वेटो पावर दे दी गई। It designated the Governor General of India and the provincial governors as constitutional heads of the states। जो गवर्नर जनरल था इंडिया का और जो प्रोविंसेस पे जो गवर्नर्स अपॉइंट हुए थे
उनको डेजिग्नेट कर दिया किसकी तरह, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड किसका, स्टेट का, कि वो नॉमिनल हेड थे, उनको नॉमिनेट करके यहाँ पे लाया गया है, इलेक्ट करके नहीं, नॉमिनेट करके। दे वर मेड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द रेस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑल मैटर्स। इन लोगों को कैसे एक्ट करना है, एडवाइस पे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग ये लोग काम करते थे। कौन कौन लोग, आपके जो गवर्नर जनरल हैं इंडिया के, और प्रोविंशियल जो गवर्नर्स थे स्टेट पे जो थे। इसने ड्रॉप कर दिया था टाइटल किसका, एम्पियर को ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। इट ड्रॉप्ड द टाइटल ऑफ एम्पियर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल title of the King of England. 13 is it discontinued the appointment to civil services and reservation of post by the Secretary of State for India. मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया अपॉइंटमेंट किसका, सिविल सर्विसेज के लिए जो अपॉइंटमेंट होता था, और रिजर्वेशन किसका, पोस्ट का, बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड बिफोर 15 अगस्त 1947 वुड कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल बेनिफिट्स दैट दे वर एंटाइटल्ड टू टिल दैट टाइम। मिडनाइट, आधी रात होती है 14-15 अगस्त की 1947 से ब्रिटिश रूल का खात्मा हो चुका है, एंड ये जो पावर है उसको ट्रांसफर कर दी जाती है तो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस को। कौन कौन से, इंडिया और आपका पाकिस्तान। लॉर्ड माउंट बैटन जो थे वो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं किसके, न्यू डोमिनियन के, इंडिया के, ठीक है, माउंट बैटन। ही स्वॉर इन जवाहरलाल नेहरू एज द प्राइम मिनिस्टर, और पहले जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो बनते पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है इंडिया की फॉर्म्ड हुई थी 1946 में, बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन डोमिनियन। उस वक्त पे वो पार्लियामेंट का रोल निभाने वाली थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इंटरिम गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट थी जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन तो हुए नहीं थे, 19 एकदम देश आजाद हुआ था तो इलेक्शन को कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं था, तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी जो बिना इलेक्ट किए हुए आई थी। तो इसमें जो मेंबर्स थे वो कौन कौन से थे, जवाहरलाल नेहरू इसके मेंबर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इनको क्या क्या पोर्टफोलियो दिया गया था वो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। डॉक्टर जोहन मथाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज का पोर्टफोलियो इनको दिया गया। जगजीवन राम आते हैं लेबर, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, भाभा, लियाकत अली खान, ठीक है। ये इतना आई थिंक एक दो नाम इंपॉर्टेंट है, पूरी लिस्ट याद करने की इसको कोई जरूरत नहीं। ये मेंबर्स थे इंटरिम गवर्नमेंट के, एंड ये मेंबर्स भी थे वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी, ठीक है। वाइसरॉय कंटिन्यू टू बी द हेड ऑफ द काउंसिल। वाइसरॉय उस काउंसिल का हेड अभी भी बने रहे थे, बट जवाहरलाल नेहरू वाज डेजिग्नेटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। उस काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। पहली जो कैबिनेट थी फ्री इंडिया की 1947 की, फिर ये आती है हमारी कैबिनेट पहली, इसमें नाम दिए गए हैं वो आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा। एंड ये कुछ इसके बाद में नोट्स हैं। मुगल एम्पियर शाह आलम ने दीवानी राइट्स दे दी थी किसको, कंपनी को, आफ्टर इट्स विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बक्सर 1764। 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक बैटल होती है बक्सर की, उसमें जीत जाती है, तो शाह आलम ने खुश होके दीवानी राइट्स दे दी है किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। It was introduced in the British Parliament by the then Prime Minister William Pitt. At the time, civil services of the company were classified into covenanted civil services, higher civil services, and uncovenanted civil services, higher and lower. Former was created by a law of the company, while the later was created otherwise. Subhash C. Kashyap ने लिखी थी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इको सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडिया इन 1860। वी एन शुक्ला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन्होंने लिखी है एक बुक। डिक्लेरेशन ऑफ द स्टेटेड पॉलिसी ऑफ हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट इज दैट
of the increasing association of Indians in every branch of the administration and the gradual development of self-government institutions with a view of the progressive realization of responsible government in India as an integral part of the British Empire. This was done on the recommendation of the Lee Commission on the superior civil services in India. तो ये कुछ पॉइंट है जो लिखे गए हैं, जो हमें एक बार हर एक चैप्टर के एंड पे हमें देखनी है. तो नाउ अगले लेक्चर हम शुरू करते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो मेरी बैटरी भी डाउन होने वाली है, तब तक मैं अपना लैपटॉप चार्ज कर लेती हूँ. कीप एंजॉइंग लेक्चर्स एंड यस प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.